हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हम जो कर रहे थे जनरल केमिस्ट्री हम करा रहे हैं आपको। रेलवे की पूरी साइंस हम आपको कराएंगे। और अगर आप हमारे वीडियो को डेली रेगुलरली सीरियल वाइज देखोगे तो आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 वाली वैकेंसी में साइंस में 25 में से 20 प्लस स्कोर दोस्तों आसानी से प्राप्त करोगे। हमारे वीडियो इसी प्रकार से यहाँ पर चले जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो रासायनिक अभिक्रिया से बन रहे हैं। आपको एक एग्जांपल दे दिया जाता है और आपसे पूछता है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो रेलवे की पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी दोस्त आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, किसी पदार्थ के रासायनिक गुण जो होते हैं उनमें परिवर्तन होना, यानी कि उनमें चेंज होना, उसका रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कोई पदार्थ है उसमें जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें अगर चेंजेस होता है तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पुराने जो बंध होते हैं वो यहाँ पर ब्रेक होते हैं, पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध यहाँ पर बनते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सी मैं आपको बताऊं कि रासायनिक अभिक्रिया ये है, जैसे NaOH है, ठीक है, यानी कि आपका कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर जो पुराने बंध है ना दोस्तों वो यहाँ पर टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। यानी कि NaOH है वो Na+ और OH- में ब्रेक हो जाता है, और HCl है वो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद नए बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि देखिए Na है वो Cl के साथ जुड़कर NaCl बना देता है, और ये OH है और H+ मिलके H2O बना देता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो और बेहतर आपको समझ आ जाएगा रासायनिक समीकरण के बारे में। अब चलिए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। दोस्तों, मेनली रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहली होती है जिसको बोलते हैं संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है, संयुग्मन बंध नहीं, संयुग्मन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं यहाँ पर दूसरा इसका नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया में होता क्या है दोस्तों, आपके दो अलग अलग अभिकारक मिलकर आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जो प्रारंभिक पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। अब वो दोनों आपस में मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं संयुग्मन, मतलब आपस में मिलना, ठीक है, संयुग्मन, या इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, आपके बहुत सारे आपके जो अभिकारक होते हैं आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखे जिसमें दो मिलकर एक का निर्माण कर रहे हो, तो आपको समझ जाना है दोस्तों वो कौन सी अभिक्रिया है, संयुग्मन अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए, संयुग्मन अभिक्रिया का और उदाहरण देख लीजिए, 2Mg+C2, और वो 2Mg+O2 है ये, और 2MgO बन गया, है ना। यानी कि मैग्नीशियम है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन मिलके H2O बन गया। यानी कि ऐसे सारे के सारे उदाहरण जिनमें आपके दो अभिकारक मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, सारी की सारी अभिक्रिया कहलाती हैं संयुग्मन योगात्मक अभिक्रिया, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर बात करते हैं और एग्जाम्पल्स के। देखिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रखे हैं। मान लीजिए जब दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 ये इसके उदाहरण है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपके अलग प्रकार के उदाहरण है, ये हमको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी प्रकार की अभिक्रिया जिसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या इसको अपघटनीय अभिक्रिया बोलते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक सिंगल अभिकारक होता है ना, वो टूटकर दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे आपका पानी होता है ना, अब पानी को गर्म करते हैं ना, तो ये आपके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो में बदल जाता है। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, दो उत्पाद बनाता है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों ये 3 प्रकार की होती हैं, और दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, यूं के यूं ग्रुप डी 2018 वाली वैकेंसी में आए थे ये एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि दोस्तों NCERT है, NCERT यूं की यूं आपकी आती है। देखिए, 3 प्रकार की अपघटन अभिक्रिया होती है। पहली होती है विद्युत अपघटन, फिर ऊष्मा अपघटन और प्रकाश अपघटन। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आए थे ग्रुप डी भर्ती 2018 में। दोस्तों पहला है विद्युत अपघटन। अब देखिए, अपघटन का मतलब तो वही है टूटना, लेकिन किसकी उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में। तो यहाँ पर इसकी देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक को द्रव अवस्था में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं ना, मान लीजिए उसका हमने लिक्विड ले लिया, और लिक्विड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो क्या होता है, आपस में टूट जाते हैं उसके बंध जो होते हैं। तो इसे बोलते हैं यहाँ पर विद्युत अपघटन, यानी कि विद्युत धारा की उपस्थिति में
किसी पदार्थ के एक अभिकारक के दो या दो से अधिक उत्पाद बनना विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे आपका H2O था, जल था, उसके अंदर विद्युत अपघटन करवाया तो क्या हुआ दोस्तों, H2 + O2 में बदल गया। इसके अलावा NaCl था, NaCl का विद्युत अपघटन करा देंगे तो ये Na + Cl2 दोनों में दोस्तों बदल जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रकार के अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ऊष्मा अपघटन। अब देखिए ऊष्मा अपघटन क्या होता है। इस प्रकार के अपघटन में ऊष्मा का मतलब यहाँ पर गर्मी प्राप्त करके जो अणु होते हैं वो दोस्तों अपघटित हो जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी भर्ती 2018 में पूछा गया था कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों क्या बोलते हैं, आपका संगमरमर। तो पूछा ही संगमरमर को जब गर्म करते हैं या वो ताप ग्रहण कर लेता है दोस्तों तो उसमें क्या कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, या उसका कौन से रूप में बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है CaCO3 होता है दोस्तों, वो आपके CaO प्लस आपके CO2 इसमें बदल जाता है। CaO + CO2 आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, CaO + CO2 इसके रूप में दोस्तों ये बदल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा संगमरमर है जब वो गर्म करेंगे तो उसको ध्यान रखना है CO2 गैस निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी दोस्तों पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश अपघटन। अब देखिए प्रकाश अपघटन क्या होता है, जब कोई प्रकाश ग्रहण करके, जब कोई पदार्थ प्रकाश को ग्रहण करके अपघटित हो जाता है, यानी कि इस प्रकार के अपघटन में अभिकारक अणु सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके अपघटित हो जाते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है ना पूछा गया है जब HBr को, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है HBr का नहीं, HCl अम्ल का पूछा गया था वर्ष 2018 वाली वैकेंसी में। अगर हम HCl अम्ल को यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वहाँ पर कौन सी गैस बनती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर देखिए HCl होता ना तो क्या होता है 2HCl, और इसको गर्म करते तो क्या बनता है H2 + Cl2। तो आपको ध्यान रखना है क्लोरीन + हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि अगर हम 2HBr इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो हाइड्रोजन + ब्रोमीन यहाँ पर बनेंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए बहुत सारे तत्व होते हैं ना, तो होता क्या है कि उनमें से एक तत्व होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और कुछ तत्व होते हैं दोस्तों वो थोड़े कम एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, किसी भी आपका विलयन होता है तो उस विलयन में क्या होता है, जब मान लीजिए आपका ये कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में जब ऐसा कोई तत्व हम जोड़ दें, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर सोडियम जोड़ दिया, तो सोडियम क्या करता है दोस्तों, सोडियम बहुत एक्टिव होता है। तो सोडियम क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को कह देता है कि तुम जाओ, और खुद सोडियम होता है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। आपने देखा होगा देसी कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यानी कि जिसका ज़्यादा पावर होता है ना, उसी के पास ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होते हैं उसमें होता यही है। इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील जो परमाणु होता है ना, अधिक क्रियाशील परमाणु वो कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देगा। अब आप पूछेंगे कि सर हमको क्या पता कौन सा अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है। तो इसको मैं याद कराता हूँ, देखिए एक ट्रिक है, उसकी मदद से आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए आपको याद करना है, देखिए ये सारणी है, इसको आपको याद करना है। अब देखिए 10th के बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उनको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं करते, तो उनको ट्रिक के माध्यम से इजी तरीके से बताते हैं, तो उसी तरीके से भी आपको बताते हैं। देखिए आपको याद करना है, काली नाव का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। काली नाव का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। अब देखिए यहाँ देखिए काली का मतलब यहाँ पर पोटेशियम, कैलियम होता है ना, कैलियम, तो कैलियम से पोटेशियम, नाव Na से मतलब हो जाएगा सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, फेरिक, PbH, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये घटता हुआ क्रम है, ठीक है, ये क्रम क्या है, घटता हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका जो पोटेशियम है ये सबसे अधिक एक्टिव तत्व है, ये सक्रियता श्रेणी कहलाती है इनकी, यानी कि एक्टिविटी आपकी सीरीज है कौन सा ज़्यादा एक्टिव है कौन सा कम एक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो बेहतर है ना एक्टिव होता है वो आपके होता है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम अगर किसी से अभिक्रिया करेगा ना तो दोस्त उसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये ट्रिक आपको याद करना। देखिए और इसमें आता है नीचे की तरफ, देखिए काली नाव का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, क्यों जी, हाँ जी, ए जी, और, ठीक है, ऐसे आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो गया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। यहाँ पर देखिए सारे सिंबल्स में लिख रखे हैं। यहाँ पर देखिए Fe का मतलब लोहा होता है, Pb का मतलब सीसा बोलते हैं इसको, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, Hg का मतलब मरकरी होता है, Ag का मतलब सिल्वर आप जानते हैं, और Au ओरम जो सोना होता है, गोल्ड होता है। अब देखिए क्वेश्चन हैं वो कैसे करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कॉपर सल्फेट जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु को मिला देते हैं तो क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट में जब जिंक
को मिलाएंगे तो जिंक है ना Zn, अभी श्रेणी में देखिए जिंक है ना, देखिए जिंक, जिंक कहाँ पर है, जिंक सर यहाँ पे है, देखिए जिंक यहाँ पे है और कॉपर ये रहा, यानी कि जिंक है ना कॉपर से ऊपर है, मतलब ये ज़्यादा एक्टिव है। तो करेगा क्या दोस्तों, ये आपके जिंक है ना वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को भगा देगा, यानी कि जिंक है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को भगा देगा और जिंक सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा और ये देखिए जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये तो सिंपल सा है, ठीक है, कि कौन सी अभिक्रिया क्या होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन सी नहीं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स है उनके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि ZnSO4 है, यानी कि जिंक सल्फेट है प्लस कॉपर है, यानी कि जिंक सल्फेट में आपने कॉपर डाल दिया, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ये अभिक्रिया होगी या नहीं। अब देखिए दोस्तों ये अभिक्रिया होगी या नहीं, इसके लिए आपको पता होगा, ये जो सारणियाँ ये याद होनी चाहिए। अब देखिए जिंक है, क्या जिंक को कॉपर हटा सकता है, तो आपको देखना, देखिए जिंक कहाँ पे है, जिंक आपके है यहाँ पे, ठीक है, Zn, ठीक है, Zn ये रहा और कॉपर है नीचे, तो जिंक है ना, जिंक कॉपर को नहीं हटा सकता, यानी कि आपका जिंक है ना वो कॉपर को नहीं हटा सकता, मतलब ये अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, कैल्शियम सल्फेट है, अगर उसकी अभिक्रिया कॉपर से करते हैं तो ये अभिक्रिया होगी या नहीं। तो दोस्तों इसको भी हम ऐसे करेंगे, देखिए कैल्शियम सल्फेट है, कॉपर इसको विस्थापित तभी करेगा जब आपका कॉपर है वो कैल्शियम से ऊपर आता है। देखिए कैल्शियम कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर इस सीरीज में देखिए कैल्शियम आपका है ऊपर, ठीक है, बहुत ऊपर है, और कॉपर है बहुत नीचे, मतलब आपका कॉपर है ना यहाँ है, तो कॉपर देखिए इस कैल्शियम को नहीं हटा सकता, मतलब ये इसका विस्थापन नहीं कर सकता, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं तीसरी अभिक्रिया पर। तीसरी अभिक्रिया आपसे पूछा है 2KCl है, ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम मिला दिया तो क्या MgCl2 और 2K बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो KCl है, क्योंकि आपका पोटेशियम है वो तो दोस्तों ऊपर ही ऊपर होता है, KCl यानी कि पोटेशियम होता है वो तो सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी कि उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता, तो ये अभिक्रिया आपकी नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हम देखिए दोस्तों होता है कॉपर सल्फेट है, वो क्या कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर जब लोहा मिला देंगे, ठीक है, तो आपका लोहा का सल्फेट बन जाएगा। तो आपसे पूछा है कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट है और इसके अंदर Fe मिलाते हैं, तो देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर ये रहा और Fe ये रहा, मतलब Fe इससे ऊपर आता है, मतलब क्या होगा, ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब ये अभिक्रिया चौथे नंबर की आपके क्या होगी, यहाँ पर संपन्न होगी। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 5 कि 5वीं अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम सल्फेट है और यहाँ पर Na है, अब Na देखिए अधिक क्रियाशील है, तो क्या करेगा, Na है वो आपको मैग्नीशियम को यहाँ से हटा देगा, मतलब ये अभिक्रिया आपकी संपन्न होगी। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन इस वर्ष पूछा जा सकता है। अगली जो अभिक्रिया दोस्तों उसको देखते हैं, जिसको बोलते हैं द्विविस्थापन। अब देखिए द्विविस्थापन का मतलब होता क्या है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों इसमें होता क्या है, मान लीजिए, अब मैं इसको आपको देसी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप खुद हैं, आपके पास मान लीजिए रेडमी का फ़ोन है, ठीक है, आपके पास रेडमी का फ़ोन है, आपको कोई दूसरा मित्र है उसके पास सैमसंग का फ़ोन है, ठीक है, आप खुद के पास रेडमी का, आपके दोस्त के पास सैमसंग का है। आप यूज़ करते करते थोड़े बोर हो गए, तो आप क्या करते हैं थोड़े दिन बाद कि यार अपन ना थोड़े दिन के लिए एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब तू मेरा फ़ोन रख ले, मैं तेरा फ़ोन रखता हूँ। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है आपकी द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें होते क्या है, दो अभिकारक होते हैं ना, आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए जैसे मान लीजिए आपका, मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट था, तो और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। देखिए कॉपर के साथ यहाँ सल्फेट जुड़ रहा है ना, और यहाँ सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड OH जुड़ रहा है, तो करता क्या है, जो कॉपर है वो तो इस सोडियम का OH ले लेता है, तो क्या बनेगा, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ तो सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल सीधा सा है, आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट जब आपके पोटेशियम क्लोराइड से जब अभिक्रिया करता है, तो करता क्या दोस्तों, जो आपका सिल्वर है, सिल्वर के साथ नाइट्रेट था ना, और कैल्शियम के साथ क्लोराइड था, तो सिल्वर है वो तो इसके क्लोराइड जुड़ जाता है, और आपका जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा, AgCl2, ठीक है, और क्या AgCl2 नहीं बनेगा, AgCl ही बनेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक लिख दिया है, ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट की कॉपी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा उतारने में प्रॉब्लम कर दिया है, ठीक है, एरर, और यहाँ पर KNO3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपकी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया पूछी गई थी ग्रुप डी 2018 वाली वैकेंसी में, कि जब दो अभिकारक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगली अभिक्रिया देखते हैं, जिसको बोलते हैं मंद व तीव्र अभिक्रिया। अब दोस्तों ये ना बिल्कुल सीधी सी अभिक्रिया है, यानी कि स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। अब देखिए स्लो रिएक्शन क्या होती है,
स्लो रिएक्शन ऐसी होती है जो आपके जिस अभिक्रिया को ना संपन्न होने में बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि सालों लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो कोयला बनता है, तो कोयला ऐसा तो नहीं है आप बना सकते हैं तुरंत ही, और आपके पेट्रोल डीजल ये जो बनते हैं दोस्तों, ये एक लंबी प्रोसेस होती है। तो मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो आपकी क्या होती है, टाइम टेकिंग होती हैं, मतलब जो टाइम लेती हैं अभिक्रिया संपन्न होने में, उन अभिक्रियाओं को बोलते हैं स्लो अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो पलक झपकते ही संपन्न हो जाती है, मतलब टाइम ही नहीं लगता, यानी कि आप बोल सकते हैं जीरो टाइम, यानी कि तुरंत हैंड टू हैंड जो इंस्टेंट हो जाती है, उनको बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। जैसे आपका जो 10⁻⁻10 सेकंड होता है ना दोस्तों, जब अम्ल और क्षार जब इनको आपस में मिलाते हैं ना, अम्ल क्षार की जो रिएक्शन होती है दोस्तों, वो फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस की, तो मात्र 10⁻⁻10 सेकंड में दोस्तों ये अभिक्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। चलिए अब मैं आपको जैसे उदाहरण और बताता हूँ। जैसे जो स्लो अभिक्रिया है, स्लो रिएक्शन है, उसका एग्जांपल देखिए, लोहे पर जंग लगना। अब दोस्तों लोहे पर जंग ना ऐसे नहीं लगता, टाइम लगता है 5 दिन 10 दिन ना, टाइम टेकिंग रिएक्शन होती है। कोयले का निर्माण, ठीक है, और ये कोयले का ये आपके सूत्र है दोस्तों लोहे पर जंग लगने का। लोहे पर जंग कैसे लगती है, जब आपका लोहा हो रहता है, फेरस होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें नमी ग्रहण करता है, तो Fe2O3 है, वो बार बनता है XX2। ये सूत्र भी आपको पता होगा, अगर आप मेरे पिछले साल के क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो वहाँ पर पूछा था जंग का सूत्र क्या है, तो जंग का सूत्र यहीं से पूछा गया था, Fe2O3.XH2O, ठीक है। X का मतलब होता है कितने ही जल के अणु हो सकते हैं। और यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया तो आपको बता दी मैंने कि प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों, वो क्या होती हैं, बहुत ही फास्ट होती हैं, टाइम ही नहीं लगता। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं अर्धायुकाल। अर्धायुकाल क्या होता है दोस्तों, अब देखिए होता क्या है दोस्तों, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ना, तो अभिकारक होते हैं, है ना, वो उत्पाद में चेंज होते हैं, अभिकारक होते हैं वो उत्पाद में, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो वह टाइम जब आपके आधे अभिकारक होते हैं वो उत्पाद में चेंज हो जाते हैं, तो उस टाइम को बोलते हैं अर्ध आयुकाल, ठीक है। ये डेफिनेशन कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्ध आयुकाल क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद जो अभिक्रिया का प्रकार है उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय और अनउत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो इस अभिक्रिया को मैंने जब आपको पिछला चैप्टर कराया था, उसमें आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कराया था, तब भी मैंने आपको समझाया था। देखिए रिवर्सेबल और नॉन रिवर्सेबल, यानी कि देखिए रिवर्सेबल अभिक्रिया क्या होती है, मान लीजिए आपने अभिकारक लेकर कुछ उत्पाद बनाया, तो अगर हम उसी उत्पाद से वापस अभिकारक बना सकते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं रिवर्सेबल, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका सिंबल जो होता है दोस्तों इस प्रकार का होता है, मतलब आधा तीर इधर आधा तीर इधर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताऊँ तो देखिए बर्फ़ होती है, ठीक है, बर्फ़, अगर आप बर्फ़ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उसको टेम्परेचर देंगे तो पानी में बदल जाएगा, लेकिन पानी को वापस ठंडा करेंगे तो वापस बर्फ़ में बदल जाएगा, मतलब दोनों तरफ से ये रिएक्शन होती है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल, ठीक है। इसका ये सिंबल होता है, आपको ध्यान रखना है, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, N2+3H2 और 2NH3 जो बनती है, ये हैबर विधि है अमोनिया बनाने की, बहुत फेमस विधि, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जांपल पूछ ले जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं नॉन रिवर्सेबल, यानी कि अनुत्क्रमणीय, यानी कि दोस्तों ऐसी अभिक्रियाएं जो कि एक ही डायरेक्शन में होती हैं। एक ही डायरेक्शन मतलब एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया ना, वो बन गया, उससे वापस हम रोल बैक करके पीछे नहीं आ सकते, मतलब वापस से हम अभिकारक नहीं बना सकते। यानी कि जब अभिक्रियाएं अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बना लेती हैं, लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनता है, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई ना एक बार, तो वो बन गई, यानी कि उसके बाद वापस से आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। जैसे आपका दूध है वो दही में बदल गया, तो आप वापस दही को दूध में नहीं बदल सकते। तो ऐसी अभिक्रिया होती है आपके नॉन रिवर्सेबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये आपको ध्यान रखनी है। इनमें जो तीर का निशान होता है वो ऐसे होता है, इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाता है। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आता है, मीथेन का दहन। आपसे पूछा है कि जब मीथेन का दहन किया जाता है, मीथेन को जलाया जाता है, तो कौन सी गैस निकलती है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर शिफ्ट कराई थी, उनमें आपको कई बार बताया था। यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखना है, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन, अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के जो मिक्सचर होते हैं, दोनों के कंपाउंड होते हैं, दोनों के यौगिक होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें आपके सारे आते हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सारे जो भी होते हैं ना, सबके सब आपके इसी में आते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, आपके जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, आपको ध्यान रखना है, वो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, वो जब भी ऑक्सीजन के साथ उनको जलाते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जब किसी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जल का अणु बनता है वो नहीं पूछा था, बस यही पूछा था कि कौन सी
गैस यहाँ पर निकलती है। तो आज हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। कल हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब दोस्तों ये बहुत लेंथी चैप्टर है, यानी कि 20-25 मिनट का यहाँ पर चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर 5 डेफिनेशंस हैं अलग अलग, उनके माध्यम से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो है दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो भी दोस्त आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो साइंस पढ़ाने का तरीका है वो यह है, हम एनसीईआरटी का बेसिक आपको पढ़ाते हैं जो कि रेलवे में सीधा सीधा पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और कल मैं सुबह 8 बजे आपके सामने लाइव आ रहा हूं, तो आप उसको लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं और वहां आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं।